डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रेशो एनालिसिस। एंड यू नो वेरी वेल दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग is the part of BCom third year. So today let's start the topic of रेशो एनालिसिस। एक बार फिर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी बीकॉम फाइनल की तैयारी पूरी तरह रखें। जैसे कि पूरी उम्मीद ये है कि यूनिवर्सिटी द्वारा बीकॉम फाइनल ईयर के तो पेपर हर हाल में कराए जाएंगे, जबकि अभी चांसेस और अभी उम्मीद ये है कि बीकॉम फर्स्ट और सेकंड और फाइनल तीनों कक्षाओं के ही पेपर होंगे, लेकिन उसके बावजूद फाइनल के चांसेस तो सबसे ज़्यादा हैं ही। तो स्टूडेंट फाइनल की तैयारी करते रहिए और किसी भी शॉर्ट नोटिस पर यूनिवर्सिटी पेपर ले सकती है, और जो प्रॉब्लम आपको आती है वो हमारे से डिस्कस कीजिए। और ये सब तैयारी कोरोना का जो खतरा हमारे ऊपर है, एक ये जो महामारी है, इससे अपने आप को भी बचाना है, अपने अड़ोस पड़ोस और अपने घर पे और अन्य लोगों को इससे संबंधित जागरूकता फैलानी है कि इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। हमारे डॉक्टर्स, हमारी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की हैं उसका पालन खुद भी कीजिए और अपने सभी जानकार लोगों से भी कहिए कि इसका पालन करें। जैसे कि युवा पीढ़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा दायित्व रहता है, आप हमारी युवा पीढ़ी है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि इसके संबंध में निश्चित रूप से लोगों को जागरूक करें। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेशो एनालिसिस प्रैक्टिकल। इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन आज स्टूडेंट ने मेरे से फ़ोन पर कहा कि इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी एक बार फिर से करा दें, तो एक बार फिर से न्यूमेरिकल पोर्शन पे आज हम आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेशो एनालिसिस। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात की गणना कीजिए। फार्मूले में आपको पहले करा चुका हूँ, डिस्कस पहले करा चुका हूँ, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द करंट रेशो। करंट रेशो, here's the information: sundry debitors, prepaid expenses, cash in hand and bank, short term investments, machinery, BP, sundry creditors, debentures, inventories and expenses payable. And formula is current रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को अलग अलग करना होगा। तो आइए देखते हैं। हियर इज करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, एंड करंट एसेट्स sundry debitors is current assets, prepaid expenses is current assets, cash in hand is current, bank is current, short term investment and inventories, these are all assets is current asset। तो सबको टोटल कर लेंगे।
जो इनकी अमाउंट 2,20,000, 60,000, 40,000, 80,000, 40,000, तो टोटल इज 4 lakh. एंड नाउ current liability, and current liability is bills payable, sundry creditors and expenses payable. These are the current liability, and current liability is total is 40,000 plus 80,000 plus 80,000 equal to 2 lakh. So current assets 4 lakh and current liability is 2 lakh. So current ratio is 4 lakh upon 2 lakh, 2 upon 1. तो यहाँ पर करंट रेशो का आंसर है 2/1. एंड नाउ इज द सेकंड क्वेश्चन. कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. टोटल एसेट्स, हियर इज द टोटल एसेट्स इज 5 lakh, फिक्स एसेट्स 2,60,000, शेयर होल्डर फंड 3 lakh, long term liability 1,25,000 and investments is 1,50,000. So देखते हैं स्टूडेंट, total assets, we know total assets equal to fixed assets plus investment plus current assets. Total is fixed plus investment plus current. Total assets is 5 lakh, fixed asset 2,60,000, investment is 1,50,000. So current assets equal to 5 lakh minus 4,10,000 equal to 90,000. And total assets equal to total liability. जैसे कि हम जानते हैं बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी including capital. So total assets equal to total liability. Shareholder funds plus long term liability plus current liability. Shareholder funds plus long term liability plus current liability. So 5 lakh is total assets equal to 3 lakh to shareholder funds. 1,25,000 is long term liability. So current liability equal to 5 lakh minus 4,25,000 equal to 75. So current ratio equal to again current assets upon current liability, and answer is 90,000 upon 75,000. So 90,000 divided by 75,000 equal to 1.2/1. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में हमने सीखा करंट रेशो. यहाँ पर करंट रेशो का फार्मूला आप याद रखिए, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. और इसके लिए यही जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स होती हैं, कौन सी लिक्विड करंट एसेट्स हैं, कौन सी फिक्स एसेट्स हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कौन से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है. ये सभी आप इसमें ध्यान रखिएगा. आइए आगे देखते हैं. नेक्स्ट लिक्विड रेशो की बात करते हैं. यह अनुपात तरल संपत्तियों एवं चालू दायित्व के बीच के संबंधों को दर्शाता है. इसको एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी हम जानते हैं. इसको क्विक रेशो के नाम से भी जाना जाता है. और लिक्विड रेशो का फार्मूला जो है वो है लिक्विड एसेट्स, या इनको क्विक एसेट्स भी कहते हैं, अपॉन करंट लायबिलिटी. और क्विक एसेट्स, जो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स होती है वो टोटल करंट एसेट्स को, आपने करंट रेशो में देखा कि टोटल करंट एसेट्स हमने ली. टोटल करंट एसेट्स में यदि आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो क्विक एसेट्स कहलाती है.
यानी कि तरल संपत्तियां लिक्विड एसेट्स में स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह रोकड़ में शीघ्र परिवर्तित नहीं होता। इसी प्रकार प्रीपेड एक्सपेंसेस भी तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होते क्योंकि इसे भी रोकड़ में परिवर्तित तुरंत नहीं किया जा सकता। कुछ राइटर अलग अलग अप्रोच रखते हैं। कुछ लिक्विड रेशो के लिए लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी लेते हैं और लिक्विड लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में से केवल बैंक ओवरड्राफ्ट को वो इंक्लूड नहीं करते। और इस रेशो का स्टैंडर्ड जो है वो 1/1 है। यदि तरल अनुपात 1/1 से अधिक होता है तो एक कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है। आइए अब इसके भी क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द लिक्विड रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट लायबिलिटी 2 लाख, करंट एसेट 3,20,000, इन्वेंट्री 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 and debitor is 1,20,000. अब देखते हैं इसको। Here is formula is liquid या quick ratio equal to liquid assets upon current liability। और liquid assets में यहाँ पर क्या क्या लिया गया है? current assets में जो टोटल दी गई है ऊपर उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटा दिया गया। टोटल 3,20,000 दिया गया, उसमें से 1,20,000 हटा दिया तो 2 लाख आ गया। और उसी प्रकार से करंट लायबिलिटी दी गई है 2 लाख, तो लिक्विड रेशो आपका हो गया 2 लाख बटे 2 लाख, 2 लाख अपॉन 2 लाख इक्वल टू 1/1। तो हियर इज आंसर 1/1। एंड लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन करंट एसेट्स इज 1 लाख, current assets is 1 lakh, inventory 15,000, prepaid expense is 5,000 and working capital 52,000. Calculate the asset test ratio. लिक्विड एसेट्स जैसे कि हमें पता है करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी और प्रीपेड, वो हमने लिक्विड एसेट्स में करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड, वो 1 लाख में से 15,000 और 5,000 घटा दिया तो ये 80,000 आ गया। और करंट लायबिलिटी की बात देखें यहाँ पर दिया गया हमारे पास करंट एसेट 1 लाख, इन्वेंट्री हमने 15,000 और प्रीपेड 5 घटा दिया तो 85,000 आ गया। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ऊपर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल में यदि हम देखें तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने करंट लायबिलिटी इसमें निकाल ली 48,000। सो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 80,000 अपॉन 48,000, आंसर इज 1.6 है। देख लेते हैं कैलकुलेट करके, 80,000 डिवाइड 48,000, सो आंसर इज 1.67 अपॉन 1। तो ये था आपका लिक्विड रेशो का। अब तीसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। गिव इन टोटल डेबिटर्स
long term debts, inventories, prepaid expenses and working capital. Find out the quick ratio. तो इसको भी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, वो पहले क्वेश्चन जो कराया उसका, और क्विक रेशो यहाँ आपका ये है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी जो होती है टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल डेब्ट्स इज 19,50,000 माइनस 15 लाख इक्वल टू 4,50,000 एंड करंट एसेट्स इक्वल टू working capital plus current liability. So working capital equal to plus 4,50,000 total 13,50,000 and here is working capital, current liabilities is, आप जैसे मैंने अभी बताया वर्किंग कैपिटल इक्वल जो होता है वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल जो हमारा होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट्स हमारे पास जो है वो करंट लायबिलिटी 4,50,000 दी गई है। क्वेश्चन में ऊपर हमने करंट लायबिलिटी 4,50,000 दी है माइनस करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारे पास दी गई है 9 लाख। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल हमारे पास अभी देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन में पीछे जा करके क्या दिया था। ये थर्ड में कुल ऋण दिया था, दीर्घकालीन में से दिया, स्टॉक 3,75,000, प्रीपेड वर्किंग कैपिटल 9 लाख दी है, वर्किंग कैपिटल 9 लाख दी है। और तो यहाँ पर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल 9 लाख दी है और करंट लायबिलिटी दी है हमारी 4.5। तो 9 लाख में से 4.5 लाख घटाएंगे तो 4.5 लाख रुपए हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, जो ऊपर यहाँ पर आप देखें क्विक रेशो में क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी 9 लाख डिवाइड बाय 4.5, 2 रेख का रेशो दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्विक रेशो के लिए करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड 13,75,000, 3,75,000 और 75,000, 9 लाख रुपए क्विक एसेट्स दी गई है। और वी नो दैट क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी एंड क्विक एसेट्स इक्वल टू, ये अभी अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ये, जिसमें कि क्वेश्चन पहले इसका देख लेते हैं। ये 4th नंबर का क्विक रेशो 1.5, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी 40,000 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये हम इसमें ये यहाँ पर जाएंगे। ये क्विक रेशो 1.5, करंट एसेट 1 लाख, करंट लायबिलिटी 40,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक। यहाँ पर
here we know that quick ratio equal quick assets upon current liability, and quick assets equal to quick ratio multiply current liability. 1.5 multiply 40,000 equal to 60,000, and inventory equal to current assets minus quick assets. करंट एसेट्स 1 लाख है जिसमें से क्विक 60, तो ये 40,000 इन्वेंट्री ही होगा। यदि क्वेश्चन में ये कहा गया कि इन्वेंट्री में एक पार्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी है तो वो इन दोनों को सेपरेट कर देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है। तो स्टूडेंट आपने देखा मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित कराए हैं और आप इस तरीके के ये क्वेश्चन कीजिए और इन क्वेश्चनों के आधार पर अपनी किताब से प्रैक्टिस कीजिए। ये छोटे छोटे जब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ये टॉपिक हो जाएगा, तो इसके टिक मार्क की MCQ भी मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चनों को करते रहेंगे, आगे इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करते रहेंगे। ओके।